उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने MCQ सीरीज शुरू किया था सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, तो आज हम लोग यूनिट 10 और 11 देखेंगे। और आज इस टॉपिक के बाद आप लोग का कम्युनिटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो 10 यूनिट है वो है काउंसलिंग और 11 जो है CBR जो है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखेंगे आज का टॉप 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला प्रश्न है, काउंसेलिंग इज ए फेस टू फेस रिलेशनशिप। यह परिभाषा किसने दी थी? यानी जो काउंसलिंग होता है वो फेस टू फेस होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी थी? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बर्क्स एंड स्टेफलर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सेकेंड नंबर है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? जो विकलांग व्यक्ति है उनके अधिकारों की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हुआ था सन 1975 में। थोड़ा आवाज़ आ सकता है बैकग्राउंड में क्योंकि हम अपने स्टूडियो पर नहीं हैं, घर पे हैं। थर्ड प्रश्न देखेंगे आप लोग, CBR का मुख्य सिद्धांत है। CBR का मुख्य सिद्धांत है, बताएंगे क्या है आप लोग? CBR का हमें फुल फॉर्म कमेंट करेंगे। CBR का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये है समानता और सहभागिता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्थ नंबर, विकलांगता का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था? बताना है, विकलांगता का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कब शुरू किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किया गया था सन 2000 में, याद रखेंगे, सन 2000 में। अगला प्रश्न देखेंगे, फिफ्थ नंबर है, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी किससे जुड़ा हुआ है? इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है CBR से, ऑप्शन ए हो जाएगा CBR। अगला प्रश्न देखेंगे, परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? परामर्श प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? ये है टर्मिनेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा टर्मिनेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, सेवेंथ नंबर प्रश्न है, CBR कार्यक्रम को WHO ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? जो CBR कार्यक्रम है उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये शुरू हुआ था सन 1978 में, 1978 में। अगला प्रश्न देखेंगे, 8 नंबर, भारत में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना है? बताना है, विकलांग व्यक्ति कितने % भारत में है? ये होगा 2.2%। अगर ऑप्शन में 2 और 3 देगा तो 2 3 मार देंगे, ठीक। यहाँ पे है 2.2%, याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताएंगे, रिहेबिलिटेशन एंड काउंसलिंग की विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है यहाँ पे। तो ये उपयोग होता है अपंग व्यक्ति, जिसे विकलांग व्यक्ति बोलते हैं, उसके लिए होता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, मैरिज काउंसलिंग किस श्रेणी में आता है? मैरिज काउंसलिंग किस श्रेणी में आता है? बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरिटल काउंसलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, 11 नंबर, काउंसलिंग और फिजियोथेरेपी में मुख्य अंतर क्या है? काउंसलिंग और फिजियोथेरेपी में मुख्य अंतर क्या है? बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काउंसलिंग है अल्पकालिक है, कुछ ही समय के लिए होता है, पर फिजियोथेरेपी को दीर्घकालिक है, वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है, 1 महीना तक, 2 महीने तक चल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक काउंसलिंग का उपयोग किस स्थिति में होता है? जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब वंशानुगत रोग हो जाएगा। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोड़ेंगे नहीं, पूरा 300 का 300 करके जाएंगे। क्या पता कौन सा एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, क्राइसिस काउंसलिंग की अवधि सामान्य कितनी होती है? क्राइसिस, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्राइसिस काउंसलिंग की अवधि सामान्यतः कितनी होती है?
तो ये होती है कुछ दिन या सप्ताह तक चलती है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये हुआ था 1995 में। अगला प्रश्न चलेंगे 15 नंबर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अनुसार विकलांगता की परिभाषा में मुख्य 3 तत्व कौन से हैं? बताएंगे, मुख्य 3 तत्व बताना है। ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे, इसमें टाइम लेंगे कुछ सेकंड, तब इसका आंसर देंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण कौन उपलब्ध कराता है? सहायक उपकरण कौन उपलब्ध कराता है? तो ये है एलिमेको, ALIMCO। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, बोला गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार CBR के 3 स्तंभ कौन कौन से है? बताना है CBR के 3 स्तंभ कौन से है। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन। बहुत लोग क्या करेंगे ऑप्शन में स्वास्थ्य, रोजगार, खेल मार देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, CBR का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। CBR का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन सा है? दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपको, CBR कार्यक्रम का नारा क्या है? बताना है CBR कार्यक्रम का नारा क्या है। तो उसका है रिहैबिलिटेशन फॉर ऑल, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, विकलांगों के लिए रोजगार आरक्षण भारत में कितना है? जो विकलांगों के लिए रोजगार आरक्षण है भारत में कितना है? तो ये है लगभग 3%, याद रखेंगे 3%। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, भारत में दिव्यांग शब्द किस अधिनियम में प्रयोग हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में विकलांग को हम लोग दिव्यांग शब्द जोड़ दिया गया, किस अधिनियम में प्रयोग हुआ? तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ये हुआ था 2016 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2016 के अधिनियम में। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस किससे संबंधित है? नथिंग अबाउट अस विदाउट अस किससे संबंधित है, बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांगजन अधिकार, दिव्यांगजन अधिकार, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय कब बनाया? भारत सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम यानी मंत्रालय कब बनाया, ये बताना है। मंत्रालय पूछा गया है इसमें, कब बनाया गया है? तो ये मंत्रालय जब बना था, वो बना था 2014 में, 2014 में। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितनी प्रकार की दिव्यांगता मान्यता प्राप्त है? 16 के अधिनियम के तहत जो पारित हुआ था, कितनी प्रकार की दिव्यांग मान्यता प्राप्त है? तो आपको बता दें कि ये था 21 प्रकार से। 21 बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो इसमें ANM के 6 सब्जेक्ट जो होते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गया है 6 सब्जेक्ट, 6 का MCQ कराया जा रहा है। लगभग कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं MCQ। टोटल आपको 3000 प्लस MCQ करवाया जाएगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो देखिए, PDF के लिए आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग SMS करेंगे। मात्र 249 में आपको 3000 प्लस सब्जेक्टिव जो है आपके ANM सब्जेक्ट का, उसका MCQ दिया जाएगा टोटल सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, प्लस 1000 प्लस टेस्ट सीरीज PDF फ्री में दिया जाएगा आपको। तो जल्दी करें, अपना PDF परचेज कर लें। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, WHO द्वारा CBR किस वर्ष ग्लोबल स्ट्रेटजी के रूप में स्वीकार किया गया? जो CBR है
किस वर्ष ग्लोबल स्ट्रेटजी के रूप में स्वीकार किया गया था? किसके द्वारा? WHO के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ये होता है 1994, याद रखेंगे 1994, ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, परामर्श में साइलेंस टेक्निक का प्रयोग कब किया जाता है? साइलेंस टेक्निक का प्रयोग कब किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाइंट को सोचने और अभिव्यक्त करने का अवसर देने के लिए। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, डायरेक्टिव काउंसलिंग का उपयोग कब अधिक उपयुक्त होता है? डायरेक्टिव काउंसलिंग सबसे अधिक कब उपयुक्त होता है, बताना इसको। ये जब होता है तब क्लाइंट जो है निर्णय लेने में असमर्थ हो। जब क्लाइंट असमर्थ हो तब हम लोग डायरेक्ट काउंसलिंग का उपयोग करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, क्राइसिस काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्कालिक समस्या का समाधान। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, इफेक्टिव काउंसलिंग में फीडबैक का क्या अर्थ है? अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संचार प्रक्रिया को पूर्ण बनाना। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है, डायरेक्टिव काउंसलिंग को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डायरेक्टिव काउंसलिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।